दोस्तों नमस्कार। सबसे ज्यादा मनरेगा के मजदूर किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार में है। सबसे ज्यादा छोटे और सीमांत किसान किस राज्य में हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार में है। सबसे ज्यादा किसान मजदूर यानी जिनके पास जमीन है ही नहीं, सबसे ज्यादा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश और बिहार। सबसे ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार किन राज्यों में है? उत्तर प्रदेश और बिहार। और बिहार और उत्तर प्रदेश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के मुद्दे क्या इस दौर में चुनाव के वक्त कोई छुपा सकता है? और अगर नहीं छुपा सकता है तो फिर इस राज्य के भीतर जातीय समीकरण और वोट बैंक की राजनीति किस दिशा में जाएगी और उस दिशा को साधने में क्या वाकई नीतीश कुमार, जो बरसों बरस से मुख्यमंत्री हैं, वह अपने अनुकूल राजनीति कर सकते हैं? या फिर दूसरी तरफ जिस सामाजिक तौर पर हाशिए पर खड़ी हुई जातियों को अगुवाई करने वाली मायावती अगर राजनीतिक दौड़ से बाहर कर दी गई हैं, तो फिर वह वोट बैंक कहां जाएगा? दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 सीटें इस मायने में महत्वपूर्ण नहीं है कि उसकी तादाद शायद 543 में से 20% हो जाती है और जो बिहार और यूपी जीत गया उसको सत्ता मिलेगी ही, लेकिन यहां जो हार गया उसको सत्ता मिल ही नहीं सकती है। यही दीवार पर काले अक्षरों से लिखा हुआ है। तो क्या राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार का पलटना और मायावती को खामोश किया जाना दोनों ही बिसात पर उल्टे दांव पड़ गए हैं बीजेपी के लिए? क्योंकि राजनीतिक तौर पर दोनों राज्यों में बीजेपी धीरे धीरे मजबूत हुई है और उत्तर प्रदेश में तो उसने सामाजिक समीकरण जातियों के आश्रय कुछ अपने अनुकूल इस तरीके से कर लिए कि होते होते उसे लगने लगा कि अब मायावती अगर खामोश हो जाए तो उनका पूरा वोट बैंक, जो एक लिहाज से 18, 19, 20, 21, 22% तक रहा करता था, वो पूरा वोट का वोट उनके हिस्से में आ जाएगा। लेकिन एक झटके में ऐसी कोई तस्वीर नजर आ नहीं रही है और इसका असर एक दो सीटों पर नहीं बल्कि 32 सीटों पर उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे पड़ रहा है। और यही स्थिति बिहार के भीतर की है, जहां पर नीतीश कुमार का वोट बैंक, जो बहुत छोटा सही लेकिन बीजेपी के साथ जुड़ जाता है तो वो बड़ा हो जाता है। इसीलिए पिछले लोकसभा चुनाव में सांसदों की तादाद दर्जन भर पार कर गई। लेकिन अगर इस बार ये वोट बैंक ट्रांसफर बीजेपी का जेडीयू में नहीं हो रहा है और जेडीयू का वोट बैंक अपने तौर पर नीतीश कुमार के पलटने के साथ पलट नहीं रहा है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, लगभग 23 सीटों पर इसका असर पड़ेगा। अब आप कल्पना कीजिए कि 32 सीट उत्तर प्रदेश की और 23 सीट बिहार की, इन दोनों को मिलाइएगा तो 55 सीटों पर कितना बड़ा असर किस तरीके से पड़ने की शुरुआत पहले चरण के वोट बैंक से ही हो चली है, यह नजारा आंखों के सामने अब उभर कर आने लगा है। और इसके बाद जो अगले 4-5 चरण और बचे हैं, 2 चरण तो पूरे हुए और इसके बाद 5 चरणों में, और उत्तर प्रदेश और बिहार तो 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक चुनाव होने हैं। यानी 2 महीने की यात्रा बिहार और उत्तर प्रदेश के वोटरों को अलग अलग जगहों पर करनी है, लेकिन चुनाव के साथ उनकी जिंदगी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के आश्रय लगातार चलती रहेगी और इन 2 महीनों के भीतर ना तो उन्हें कोई राजनीतिक तौर पर राहत है और ना ही नौकरी मिल रही है, ना ही महंगाई कम हो रही है, ना ही उन मुद्दों के आश्रय उन्हें मनरेगा में मजदूरी मिलने लगी है, और ना ही किसानों को किसान सम्मान निधि अगर एवरेज भी सरकार का निकालिएगा तो भी जो सबसे ज्यादा किसान सम्मान निधि पाने वाले किसानों की तादाद है, उनके हिस्से में भी 55% के पास पैसा गया, बाकियों के पास पैसा नहीं गया। तो आर्थिक सामाजिक मुद्दे, नेताओं को लेकर पलटना और खामोश करना, वोट का ट्रांसफर ना हो पाना, सीट दर सीट अगर इन परिस्थितियों को आप पलटना शुरू करेंगे तो शुरुआत में आपको 2 आवाजें सुनाई देगी। यह 2 आवाजें अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की है,
जो जान चुके हैं कि राजनीतिक लड़ाई अपने अपने राज्यों में अब उन्हें नीतीश कुमार या योगी आदित्यनाथ से नहीं लड़नी है, उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, केंद्र की सत्ता से है। और उनके तमाम वक्तव्यों में से 80% वक्तव्य सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी नीतियों को निशाने पर लेने से चूक नहीं रहे हैं। यानी केंद्र को लड़ाई लड़नी है राज्य स्तर पर आकर, और राज्यों के छत्रपों की लड़ाई है केंद्र को लेकर। और यह राजनीतिक तौर पर बिल्कुल नई परिस्थिति है। इन परिस्थितियों की आवाज आपको सुननी चाहिए। ये जहां जा रहे हैं, ये बीजेपी वाले जहां जहां जा रहे हैं, हम लोगों की बुराई कर रहे हैं। जहां जाते हैं बुराई करते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने तय कर लिया है कि इनकी बैंड बाजे से विदाई करेंगे, बहुत ढोल नगाड़े से विदाई करेंगे। ये 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। इन्होंने बहुत अन्याय किया है, बहुत लोगों को तकलीफ परेशानी पहुंचाई है, झूठे मुकदमे लगे हैं। बताओ यहां झूठे मुकदमे लगे समाजवादियों पे क्या नहीं लगे? न केवल समाजवादियों पे, आम जनता पे भी झूठे मुकदमे लगा दिए। अखिलेश यादव जानते हैं 2019 में मायावती उनके साथ थी, गठबंधन दोनों का था, लेकिन वोट ट्रांसफर बीएसपी का समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ। लेकिन जब अलग अलग रास्ते को पकड़ चुके हैं तो हर कोई जानता है कि दरअसल मुश्किल तो दिल्ली को लेकर है, मुश्किल तो बीजेपी को लेकर है, मुश्किल तो मोदी और शाह की जोड़ी को लेकर है। इसीलिए सीधे तौर पर निशाना अखिलेश यादव अगर साध रहे हैं तो उन्हें नजर आने लगा है कि जिन 10 सीटों पर जीत मिली थी मायावती को, उन 10 सीटों पर जीत पाने की स्थिति में बीजेपी कभी आ नहीं सकती है। और राज्य की 27 सीटें ऐसी है जिसमें बीएसपी 2019 में दूसरे नंबर पर रही थी, उन जगहों पर भी बीजेपी को जीत मिल नहीं पाएगी। और शायद यही वो समीकरण है जो चौंकाने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीतर जो पहले 2 चरणों में चुनाव हुए, उसमें अगर सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा की स्थिति देखें, जो पिछली बार बीएसपी यानी मायावती जीती थी, इस बार बीएसपी जीत नहीं रही है, लेकिन दौड़ में बीजेपी होते हुए भी पिछड़ रही है। और यही परिस्थिति बाकी जो 6 सीटें पिछली बार मायावती ने जीती थी, उन सीटों पर क्या बीजेपी को जीत मिल जाएगी, या फिर राज्य के भीतर के जो चुनाव के समीकरण है उसमें कोई तीसरी पार्टी को नहीं देख रहा है। आमने सामने की स्थिति है और जनता को इस बात की जानकारी है कि दरअसल दिल्ली की हवा और राज्य के भीतर की हवा में अंतर क्या होता है। वो हवा कभी भी पलट सकती है, वो किसी दिशा में भी बह सकती है, लेकिन राज्य के भीतर की राजनीति में अपनी जरूरतें और बैलेंस बनाकर चलने की स्थितियां रहती हैं। इसीलिए अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर, ये ऐसी सीटें थी जो मायावती पिछली बार जीती थी। और यह भी जान लीजिए मायावती की जीत 1 लाख नहीं बल्कि 2-3 लाख वोटों के अंतर से हुई थी। और दूसरी तरफ मायावती जिन जगहों पर, जिन 27 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, वहां लगभग 1 से 2 लाख वोटों से हारी थी। और वहां पर जो समाजवादी पार्टी की स्थिति थी, अगर नए समीकरणों के आश्रय समझे तो वोटों के परसेंटेज के गिरने की एक बड़ी वजह मायावती का चौकन्ने तरीके से चुनाव मैदान में नहीं कूदना भी है। उनके अपने वोटर साइलेंट भी हुए हैं, इससे भी कोई इंकार नहीं करेगा, लेकिन जो साइलेंट नहीं हुआ है वो क्या कहता है। और विधानसभा चुनाव के भीतर की परिस्थिति को अगर उसके साथ आप तुलना करने की शुरुआत करेंगे तो एक सच आपके सामने और निकल कर आएगा। मायावती को लोकसभा चुनाव में 2019 के 19.26% वोट मिले थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसमें 7% वोट घट गए, वो 12% पे आ गई। और वहीं लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को यानी समाजवादी पार्टी को 17.96 यानी तकरीबन 18% वोट मिले थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें ये 18% वोट एक झटके में 32% तक पहुंच गए।
और विधानसभा चुनाव में बड़े आमने सामने की स्थिति थी। सामने बीजेपी खड़ी थी, बीजेपी को जिसको लोकसभा चुनाव में तकरीबन 50% वोट मिले थे, विधानसभा में उसमें 8 से 9% वोटों की कमी आ गई। और अब इन दो चुनाव के बाद की स्थिति लोकसभा चुनाव के सामने है। इसीलिए एक पूरी सीटों की फेरिस्त निकल कर आती है जिसमें बीजेपी चुनाव जीती, मायावती दूसरे नंबर पर रही, लेकिन वहां के समीकरण पहली बार बीजेपी के लिए डगमगा रहे हैं और वजह मायावती का अपना वोट बैंक है। उस वोट बैंक में जाटव को छोड़िए तो बाकी वोट बैंक का उस हाथ से निकलना भी है। और उन परिस्थिति का संकट जो विधानसभा चुनाव में भी नजर आया था, अब कहीं ज्यादा बड़े तीखे तरीके से लोकसभा चुनाव में नजर आ रहा है। अनोला की सीट, शाहजहांपुर, धौराहा, सीतापुर, मिश्रिक, मोहनलालगंज, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़, अकबरपुर, जालौन, हमीरपुर, सलेमपुर, बांसगांव, देवरिया, डुमरियागंज, कैसरगंज और इसके अलावे 5 सीट और का जिक्र करने की जरूरत है। यहां पर बीजेपी मार्जिनली जीती थी। मार्जिनली का मतलब यह है कि सिर्फ मछली नगर में तो सिर्फ 181 वोट से जीती थी और बाकी 4 सीटों पर सिर्फ 15 से 20 हजार वोट इधर से उधर होने हैं, खेल पलट जाएगा। और वो बस्ती है, वो संत कबीर नगर है, वो भदोई की सीट है। ये परिस्थिति बताती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा करंट आंकड़ों के और नए आंकड़ों के लिहाज से आपकी आंखों के सामने इस बार आपको चौंकाएगा। और इसका असर एक झटके में बिहार की दिशा में भी जा रहा है। वहां नीतीश कुमार हैं और वहां पर तेजस्वी यादव के निशाने पर भी जैसे अखिलेश के निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं, उसी तरीके से तेजस्वी के निशाने पर भी नरेंद्र मोदी हैं। हम लोग तो सेवक हैं, वो लोग नेता हैं। सही तो कहा अमित जी ने, हम लोग जनता का सेवा कर रहे हैं और वो है नेतागिरी कर रहे हैं। और नेता वैसा नेता नहीं है, वो लोग तानाशाह नेता है। हम लोग तो देश के संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं। हम नागरिक हैं, सेवक हैं और इस बार देश की नागरिक चुनाव लड़ रही है, देश का जनता चुनाव लड़ रहा है और इनको धूल चटाएगा। हवा में उड़ने वालों को जमीन पे लाने का काम कर। सुनो, युग गया तो उनका भी युग खत्म हो गया। एक बात समझिए, जो मोदी युग था उसका अंत हो गया है 24वें। दरअसल तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने से चूक इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में नरेंद्र मोदी की एंट्री नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा बड़े कद के साथ हो चुकी है। और नीतीश कुमार की मौजूदगी मंच पर हो, किसी रैली में हो या फिर राजनीतिक समीकरणों के साथ अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए वह सुनाई भी दे रहे हों, तो उसमें भी वही अनुगुंज होती है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी बिहार की रैलियों में करते हैं। यानी नीतीश कुमार की छांव, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की छांव में आकर खड़े हो गए, जो इससे पहले उनकी छांव में बीजेपी रहती थी। यानी नीतीश कुमार दौड़ से बाहर हो गए। और इसका असर यह है कि पहले 2 चरणों में ही अगर आप देखिए, जनता दल यूनाइटेड जिन सीटों पर लड़ी, वो बांका की सीट हो, भागलपुर की सीट हो, पूर्णिया की सीट हो, कटिहार की सीट हो, जो पिछली बार जेडीयू के पास हुआ करती थी। और याद कीजिए, गया की सीट भी पिछली बार जेडीयू के पास थी, लेकिन इस बार उस सीट पर जीतन राम मांझी लड़ रहे हैं जो हम के नेता हैं। इसी तरीके की परिस्थिति में जो बाकी सीटें अब जो शुरुआत होंगी, उसमें तीसरे चरण में सुपौल है, मधेपुरा है, झंझारपुर है। ये 3 जगह भी जेडीयू है, लेकिन जेडीयू के साथ अगर बीजेपी का वोट शिफ्ट नहीं हो रहा है तो इससे पहले 2 चरणों में जहां जहां हार मिली, वही परिस्थिति उसके बाद भी हो सकती है। और अगर वो हो सकती है तो यह असर लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान के साथ भी तो कहीं नहीं उभर रहा है, क्योंकि जमुई की सीट हो या इससे पहले जब वो पिछली बार लड़े थे तो नवादा की सीट पर भी लड़े थे, लेकिन इस बार नवादा की सीट पर बीजेपी आ गई। और इसके बाद जो तीसरे चरण में खगड़िया की सीट है, वहां की परिस्थिति भी नाजुक है। इसीलिए एक क्षण के लिए जनता दल यूनाइटेड की सीटों की फेहरिस्त को समझिए। वहां पर अगर बीजेपी का वोट ट्रांसफर जो पहले 2 चरणों में नहीं नजर आ रहा है, वो अगर तीसरे चरण के बाद से और तीखा होता है, वो गया हो, नालंदा हो, मुंगेर हो,
सिवान हो, गोपालगंज हो, सीतामढ़ी हो, वाल्मीकि नगर हो, इन तमाम जगहों पर मुश्किल हालात जनता दल यूनाइटेड के हैं। और इससे सटा हुआ सवाल बीजेपी के लिए इसलिए है क्योंकि बीजेपी जातीय समीकरणों को साधने के लिए नीतीश कुमार के बगैर चल नहीं सकती है। और नीतीश कुमार बिना नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों को अपने साथ जोड़कर बताने से चूक नहीं सकते हैं। इस दोनों खेल के भीतर में बीजेपी ने जो पिछली बार सीटें जीती थी, वो चाहे मुजफ्फरपुर की सीट हो, वहां पर भी संकट, निषाद वहां से निकलकर चले गए आरजेडी के साथ। मधुबनी, दरभंगा की भी परिस्थिति नाजुक, मुस्लिम वोट बैंक बहुत एकजुटता के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, इस बार संकट तो बेगूसराय में भी है, लेकिन देखना होगा, वहां के वोटिंग पैटर्न को इंतजार करना होगा। लेकिन यह संकट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बक्सर तक भी पहुंचा है, जहां पर कद्दावर बीजेपी के नेता को टिकट नहीं दिया गया, चौबे जी को। उनके अपने जो पसंदीदा लोग हैं वो नाराज हैं। बताइए, जेपी के आंदोलन से निकला हुआ शख्स एक झटके में आप टिकट काट देते हैं। यह स्थिति बरेली में, बिहार, उत्तर प्रदेश के भीतर भी नजर आई। सवाल यह है कि इन सारी परिस्थिति में चंपारण की स्थिति, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, जो चाहे शुगर मिल के लेकर सवाल हो या इंडस्ट्रीज को लेकर सवाल हो, सब कुछ इस दौर में गायब हुआ। और वादे 2013-14 से हो रहे हैं, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया। और यह वो परिस्थिति है जिसमें नीतीश कुमार जब भाषण देने जाते हैं तो अपनी उपलब्धियों के साथ अब उनके सामने मजबूरी है कि वो तेजस्वी जिन बातों का जिक्र करते रहे कि हमने नौकरियां दिलाई, उन बातों को कहते मुख्यमंत्री तो मैं था, जल से नल जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहते मुख्यमंत्री तो मैं था। तो एक राजनीतिक शून्यता जो नीतीश कुमार के साथ बिहार की राजनीति में समा गई है, उसका खुला नजारा उनके भाषणों में अब नजर आने लगा है। कि हर जगह बिजली पहुंचा दिए, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय। कहां पहले हाल था? आज हर तरह का इंतजाम हम लोगों ने किया है। तो इन सब चीजों को भूलिएगा नहीं, हम लोग मिल करके किए। और आप जानते हैं, कुछ लोग आजकल बोलता रहता कि यहाँ कोई बहाली नहीं होती थी, हम बहाली के। कुछ लोग हम लोग साथ रखे, उसको हम ही समझाए थे कि हम लोग जो है तय किए हुए हैं कि 10 लाख नौकरी करेंगे, और उसके लिए हम काम कर रहे थे। जब कुछ हो गया तो कहता हम किए। वो क्या किया? काठ की हांडी बार बार थोड़े ही चढ़ती है, यह नीतीश कुमार का पसंदीदा मुहावरा है। अक्सर वो इसका जिक्र करते रहते हैं। और सवाल यही है कि 2019 और 2014 का चुनाव दोनों बिहार में अलग रूप में था। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ 2014 में नहीं थे, लेकिन 2019 के कॉकटेल ने कमाल कर दिया। और ध्यान दीजिए, तो सारी सीटें अगर एनडीए जीत गई तो परसेंट ऑफ वोट भी इनके पास 52% से ज्यादा आ गया। बीजेपी का लगभग 23.5% वोट, उसमें जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार का लगभग 21-22% वोट, उस पे एलजेपी उस समय पासवान हुआ करते थे, उनका तकरीबन 8% वोट, 7.86%। ये 52-53% वोट और इसके साथ 40 में से 39 सीटों का जीतना, तो फिर कोई सीट बची ही नहीं। और अपने तौर पर आरजेडी 15-16% वोट लेकर भी शून्य पर रही। लेकिन 2024 की परिस्थितियां इसीलिए अलग हो गई क्योंकि वोट ट्रांसफर जो इंडिया के भीतर का है और छोटे राजनीतिक दलों के साथ छोटे जाति और उस समुदायों के भीतर का है, जो इससे पहले मानकर चल रहे थे कि न्याय उनके हक में होगा। संयोग से इसमें राहुल गांधी की एंट्री बिल्कुल नए तरीके से हुई है। उन्होंने जिस न्याय पत्र को निकाला और जिस मैनिफेस्टो का प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री ने कहीं ज्यादा तेजी से कर दिया, उस न्याय को लेकर गरीबों के भीतर मनरेगा के मजदूर को लगने लगा 400 रुपए मिलेंगे। इस दौर में छोटे किसान ही नहीं बल्कि गरीब लोगों को लगने लगा कि जो गरीब महिलाएं उनके घर में हैं उनके पास साल में 1 लाख रुपया आ जाएगा। यह एक ऐसी परिस्थिति थी और खुद राहुल गांधी ने इसी को अपने भाषण का आधार बना लिया। और भाषण इतना तीखा इस दौर में उभर कर आने लगा जिसमें वह खुले तौर पर कहने से चूके नहीं कि देखिए हम किसके साथ हैं और प्रधानमंत्री मोदी किसके साथ हैं। अदानी को बिना मजदूरी बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं,
और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो, और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है, 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना, मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना, अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी, मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। यह एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो राहुल गांधी में आया है, जो कांग्रेस के भीतर आया है। क्योंकि इन बातों का जिक्र अगर याद कीजिए तो 2014 से पहले बीजेपी किया करती थी, और कांग्रेस का कॉरपोरेट प्रेम हो, उसका पूंजीवाद हो, उसकी मार्केट इकोनॉमी हो, उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर विदेशी पूंजी को भारत में लगाने की सोच हो, यह तमाम बातों का जिक्र बीजेपी किया करती थी। और बीजेपी भी मोदी काल में, मोदी की अगुवाई में, उसका भी राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और बिहार और यूपी की राजनीति इस दौर में बदली नहीं, क्योंकि वहां की सामाजिक आर्थिक स्थितियां नहीं बदली हैं। इसीलिए जिन 120 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर कहीं ज्यादा बड़ा सवाल लोगों की अपनी जरूरतें और अपने मुद्दों से जुड़ा हुआ है। और ये परिस्थितियां एक झटके में राहुल गांधी के राजनीतिक बदलाव के साथ लोगों के जहन में जुड़ रही है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जिन मुद्दों को जिस तरीके से उठा रहे हैं, उसमें बार बार चुनाव और सत्ता, इसी की खुशबू आ रही है। तो राजनीतिक तौर पर सत्ता के साथ तालमेल कैसे बैठाया जाए, या राजनीतिक तौर पर वोट एक झटके में बीजेपी में ट्रांसफर कैसे हो, जब बीजेपी की समूची राजनीति ही बीते 10 बरस में बदल गई। और इन 10 वर्षों में कांग्रेस भी बदल गई, इससे कोई इनकार करेगा नहीं। राहुल गांधी बदल गए, कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन अखिलेश और तेजस्वी की राजनीति को कहीं ज्यादा बड़ा कैनवास कांग्रेस और राहुल गांधी ने दे दिया, यानी इनकी लड़ाई राज्य से निकलकर दिल्ली से टकराने लगी। और इन परिस्थितियों से ही शायद इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी अनभिज्ञ है, और वह उस नब्ज को पकड़ नहीं पा रहे हैं जिस नब्ज के आश्रय 2014 और 2019 में उन्हें जीत मिल गई। लेकिन 2024 में बार बार चीजों को कैसे दोहराया जाए, जबकि वो तमाम परिस्थितियां इस दौर में लोगों के साथ जुड़ी नहीं, और समूची दुनिया को पता है कि भारत के भीतर कॉरपोरेट और बाजार, इन दोनों की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां इतनी मजबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी जो भारत में निवेश होता है, वो क्यों इस बात के साथ होता है कि जो सत्ता के साथ कॉरपोरेट खड़ा है, उसके साथ दुनिया का बाजार खड़ा हो जाता है। तो जब दुनिया के भीतर यह मैसेज है, तो देश के भीतर यह मैसेज क्यों नहीं होगा? और राजनीतिक तौर पर यहीं पर इस दौर में बीजेपी के सामने मुश्किल आ रही है। वो मोदी को गालियां देते फिरेंगे, अनगिनत झूठे आरोप लगाएंगे, और आजकल ये दिन रात मोदी को गाली देने में लगे हैं। देश के लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं है। मोदी को मारो, मोदी को पीटो, मोदी को गाली दो। और ये लोग आपको कैसे कैसे डरा रहे हैं। कभी कहते हैं कि मोदी आया तो लोकतंत्र चला जाएगा, कभी कहते हैं मोदी आया तो संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण छीन लेगा। ऐसा झूठ बोलने की जरूरत क्या पड़ गई भाई आपको? एक सच तो यह जरूर है कि इस दौर में राहुल गांधी जिन जिन मुद्दों को उठाते रहे, उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री का भाषण और बीजेपी की रणनीति सिमटती चली गई। बीजेपी ने जहां से अपनी राजनीतिक चुनावी यात्रा की शुरुआत की थी, वह सब कुछ दूसरे चरण तक आते आते खत्म हो चुका है। और अब निशाने पर राहुल गांधी हैं, निशाने पर इंडिया गठबंधन है, निशाने पर कांग्रेस की अतीत की नीतियां हैं। तो इसीलिए 5 सवाल
जो 120 सीटों पर असर डालने वाले हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि खुद बीजेपी ने जो बिसात बिछाई और उस बिसात पर जो मायावती और नीतीश कुमार की भूमिका को रखा, वो भूमिका उसके अनुकूल हो नहीं पाई। दूसरी परिस्थिति, बीजेपी का तालमेल और बीजेपी के भीतर की राजनीति जो जातीय समीकरणों को बैठा रही थी, वह भी उसके अनुकूल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मुद्दे बड़े बड़े खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा, यहां तक चले गए। तीसरी परिस्थिति, लाभार्थियों की तादाद यूपी बिहार में सबसे ज्यादा जरूर है, लेकिन सभी लाभार्थियों की संख्या जो है उसमें एवरेज 50%, 55% से ज्यादा के पास वो लाभ पहुंचता नहीं है। और ये दोनों समाज अपने तौर पर इतना बंधा हुआ है और इतने मुश्किल हालातों में जीता है कि उसके भीतर का संवाद किसी भी पॉलिटिक्स से कहीं आगे हर जिले दर जिले, गांव दर गांव होते चला जाता है। चौथा सवाल, जो मनरेगा के मजदूर हों, जो प्रवासी मजदूर हों, इनके जीवन के साथ जुड़ाव सिर्फ 5 किलो अनाज का निकल कर आया और 5 किलो अनाज को बाजार में बेचकर कुछ पैसा घर पहुंच जाए, इसकी एक बहुत ही सिस्टमेटिक व्यवस्था दोनों राज्यों में प्रवासी मजदूरों के जरिए की भी गई। लेकिन यह सरकार उनको अपने गांव लौटने नहीं देते हैं, गांव से दूर रखते हैं। और संयोग से इस दौर में देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्री जिस तरीके से ठप हुई, इनका ग्रोथ नेगेटिव चला गया, उसमें काम देश के बाजार में अलग अलग जगहों पर भी नहीं है, चाहे वो सूरत हो, चाहे वो हैदराबाद हो। और पांचवा सवाल, इस दौर में राजनीतिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा बीजेपी के पास है, उसके अपने छत्रप, अपना कद्दावर राज्य में नेता कोई नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के भीतर छत्रप अपनी राजनीति को साध रहे हैं। कांग्रेस इस बात को बाखूबी जान रही है कि 2024 में छत्रपों को ही आगे रखा जाए, जिससे केंद्र की बीजेपी की सरकार को हराया जा सकता है। और इस बात को बीजेपी समझ नहीं पाई कि उसके अपने छत्रप नहीं रहेंगे और वह खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लखनऊ और पटना की आवाजाही करते रहेंगे तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और यह परिस्थिति 120 सीटों पर नजर आने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।